हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। कल देखिए हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग एसएचएट। कल हमने उन दोनों का फॉर्मूला भी डिराइव किया था। मैंने सिंपल अप्रोच से आपको उसका फॉर्मूला डिराइव करवाया था। इसके बाद हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी देखा था। आज हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्चुअली आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना, उसका टाइम एवरेज भी निकालना। टाइम एवरेज कितना होता है दोनों का, तो दो तरह से उसका क्वेश्चन आ सकता है बेटा टाइम एवरेज का। जब क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहला क्वेश्चन आ सकता है डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर टाइम एवरेज ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा का समय औसत का सूत्र निकालिए। ये तो डायरेक्ट बोल सकता है उसका फॉर्मूला निकालो, या एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता और करके, तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा शो दैट द टाइम एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। तो सिद्ध करो कि यानी दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो टाइम एवरेज होता है वो आपस में सेम होता है, इक्वल होता है, एंड इक्वल टू 1/2 ka स्क्वायर, तथा वह 1/2 ka स्क्वायर के समान यानी बराबर होता है, क्योंकि दोनों का जो टाइम एवरेज आता है निकल के कितना होता है 1/2 ka स्क्वायर। क्लियर? तो ये दो तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है टॉपिक में आपके पास, ठीक है। तो ज़्यादा हमको एक्चुअली यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए हम ये वाली चीज़ें जो भी टॉपिक आपके रिलेट कर रहे हैं उन सबको डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, टाइम एवरेज का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम एवरेज यानी औसत समय ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। टाइम एवरेज का मीनिंग है क्या एक्चुअली? किसी बॉडी का जो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल जिसमें वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, उसमें उस जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसकी निकलेगी उस टाइम पर। जैसे कि अब हम ऐसा कह सकते हैं कि आप ऐसे समझो, मान लो एक बॉडी 10 सेकंड में वो मोशन को रिपीट कर रही है, तो उसकी हर सेकंड में एनर्जी अलग अलग होगी। उसका जो टाइम के साथ एवरेज निकलेगा, प्रत्येक टाइम पर 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में कितनी एनर्जी थी, वही क्या है टाइम एवरेज यानी समय औसत गतिज ऊर्जा। तो टाइम एवरेज का एक्चुअल में फॉर्मूला, एवरेज के लिए बार लगा लेते हैं, तो ई के ऊपर क्या लगा लेते हैं बार, यानी एवरेज इक्वल टू क्या होगा पूरा टाइम इंटरवल। क्या मानते हैं टाइम इंटरवल टी होता है, टी, तो इंटीग्रल 0 टू टी ई के टाइम के साथ निकाल दें, इंटीग्रल 0 टू टी इनटू dt। ये स्पेशल स्टैंडर्ड फॉर्मूला था किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। आप इससे जैसे आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, आपने एसी करंट यानी प्रतिवर्ती धारा का भी आप एवरेज निकालते हैं, IRMS रूट मीन स्क्वायर वगैरह वगैरह, तो ये सब इसी तरह से निकल जाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअल में हमें फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज क्या करना पड़ेगा। देखिए कल हमने ई के का जो फॉर्मूला, इसको आप ये चीज आप थोड़ा सा ढंग से देख लीजिए कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। कल आपने ई के का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था 1/2 ka स्क्वायर 1/2 ka स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये सारा टाइम एवरेज का ये पढ़ा था हमने। एक का फॉर्मूला क्लियर है, लेकिन इसमें एक्चुअल में जो इंटीग्रेशन लेना है वो t के रिस्पेक्ट में लेना है, तो t इसमें आ ही नहीं रहा। क्लियर? तो थोड़ा सा चेंज क्या करना है, जरा देखिए जरा चेंज क्या करना है। एक्चुअली आपको पता था कि जो x की वैल्यू थी वो कितनी थी, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ये तो आप जानते हैं ये x की वैल्यू थी ना बेटा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देनी। तो जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है बेटा, ध्यान रखना है पेपर में, मतलब कभी कभी घुमाने के लिए इस तरह से। तो a स्क्वायर कॉमन आ गया फॉर्मूला से, ये क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये भी काइनेटिक एनर्जी है, आप ध्यान रखेंगे, आप इस कंफ्यूज नहीं होंगे कि फॉर्मूला कहाँ से आया। कुछ बुक्स में डायरेक्ट ये भी लिखा रहता है 1/2 ka स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव, तो एक्चुअली बच्चे सोचते हैं कि फॉर्मूला से अलग है, नहीं ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इसमें क्या आना है टी आर। तो देखिए ई के बार इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी, वैल्यू लगा लीजिए 1/2 ka स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 इंटू डी टी, एंड अपॉन में तो आपको dt का t हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो नीचे वैल्यू कितनी आ रही है t है। बेटा ऊपर से देखिए जो 1/2 ka स्क्वायर एक्चुअली जो कांस्टेंट है,
के ए स्क्वायर कांस्टेंट अपॉन में 2b कांस्टेंट और उसके साथ क्या चला जाएगा t। तो हमें जो इंटीग्रल करना है फाइनली वो करना है cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 और जहां इसका इंटीग्रल हुआ और हमारा आंसर आ गया। cos स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे cos स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना कर सकते तो इसके लिए क्या लगाएंगे ना फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था फॉर्मूला 1 cos का थीटा cos 2 थीटा बाय 2 cos का थीटा -1 तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। रिलेशन जानते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और -1 इधर आके +1 हो जाएगा 2 डिवाइड 2 ऑफ साइड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इनटू 40 इंटीग्रल 0 टू t पहले 1 का तो 1 का dt एंड प्लस cos 2 से मल्टीप्लाई करने जा नो प्रॉब्लम 2 ओमेगा t प्लस 2 5 इनटू dt सॉरी k a स्क्वायर अपॉन 40 यहां से dt का इंटीग्रेशन बेटा कितना होगा t प्लस इंटीग्रल ऑफ इसके लिमिट बेटा अलग लगा रहा हूं मैं एक्चुअल में क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक चीज आपको यहां पे दिखानी है और इंटीग्रल 0 टू t cos 2 ओमेगा t प्लस 2 5 इनटू dt। अब which is the theta एंगल थीटा है ओनली तो ये क्या हुआ बेटा cos थीटा हुआ और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां कर रहे हैं t तक। तो अगर आपको याद हो मैंने पूरी सीरीज में बताया था कि इसका इंटीग्रल कितना होता है 0 डायरेक्ट फॉर्मूला अंदर थीटा यहां पे कुछ भी नो प्रॉब्लम है इंटीग्रल विल बी 0 तो इसका इंटीग्रल 0 तो हमारे पास क्या बचा k a स्क्वायर अपॉन 40 अंदर बचेगा t क्योंकि t माइनस 0 t से t कैंसिल देन विच इज इक्वल टू 1/2 k। तो लो भाई काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज आया एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो कितनी आ गई 1/2 k a स्क्वायर क्लियर। और इसी के इक्वल लानी थी एक्चुअल में कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है 1/4 है 1/x सॉरी वो यहाँ पे हमसे गड़बड़ है ये 1/4 है बेटा 1/4 के इक्वल है। अब ये तो है आपका काइनेटिक एनर्जी का एवरेज सेम ऐसे इसका निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज ठीक है वो भी कितना आना चाहिए इतना ही आना चाहिए। हाँ तो देखिए बेटा नेक्स्ट टाइम एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का समय औसत वो भी कितना होगा बेटा 1/4 k स्क्वायर का क्योंकि प्रूफ करना है और ये वैल्यू होती है। तो देखिए हमने क्या लिया u बार मतलब इसका एवरेज इक्वल टू दिस इंटीग्रल ऑफ सेम कॉन्सेप्ट रहेगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे u कल हमने u का फॉर्मूला निकाला तो क्या था 1/2 k x स्क्वायर ये फॉर्मूला इंटीग्रल 0 टू t x की वैल्यू कितनी होती है बेटा a sin ओमेगा ऑफ t प्लस 5 क्लियर। x की वैल्यू लगा दीजिए बेटा यहाँ पे जैसे आप x की वैल्यू लगाएंगे तो क्या होगा इंटीग्रल ऑफ t 1/2 k x की वैल्यू a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 अपॉन t आ जाएगा अपॉन में इंटीग्रल करेंगे k अपॉन 2 तो कांस्टेंट है तो t भी बाहर आ गया और a स्क्वायर भी बेटा बाहर आ गया इंटीग्रल 0 टू t sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 इनटू dt क्लियर। sin स्क्वायर का भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो बेटा जो भी आप जानते हैं k a स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रल 0 टू t क्या होता है साइन वाले में माइनस आ जाता है बीच में 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 which is equal to k a square upon 2 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा आपका 4 एंड इंटीग्रल 0 टू t dt माइनस इंटीग्रल 0 टू 2 cos 2 ओमेगा t प्लस 2 5 dt फिर वही फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको समझाया था बेटा। एक्चुअल में यहाँ पे एक चीज में गड़बड़ हो गई थोड़ी सी नीचे का t छूट ये वाला t रहेगा ये 2t था ना तो ये t होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था इसका इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी t आ जाएगी नहीं आ जाएगी ये वैल्यू 0 पूरा 0 से t में अगर इंटीग्रेशन करें तो 0 हो जाता है t से t कैंसिल देन विच इज इक्वल टू 1/4 k a स्क्वायर हैंस प्रूव्ड।
तो ये बात हमारी प्रूफ हो गई कि जो टाइम एवरेज होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमेशा कितना आता है 1/4 के ए स्क्वायर के इक्वल होता है, दोनों सेम आते हैं। क्लियर? हाँ तो बच्चों इसके बाद जो आपके पास नया टॉपिक है सिलेबस में वो देखिए जरा। आपकी टाइम एवरेज आपने निकाल लिया, इसके बाद आपके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है, आई थिंक इसको आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है, ऑप्टिक्स में थोड़ा बहुत कहीं पे देखा होगा। तो ये मतलब एक्चुअली आप पढ़ते आए हैं पहले से भी। तो एक्चुअली है क्या ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, इसको आप देखे जरा सुनिए। आपने ये जब दो वेव्स या दो से ज़्यादा वेव्स एक साथ किसी एक मीडियम में एक ही डायरेक्शन में चलती है, तो वो वेव जब चलती हैं एक ही डायरेक्शन में, तो अगर हम किसी पॉइंट पर मतलब एक फिक्स पॉइंट पर उन वेव्स का डिस्प्लेसमेंट देखना चाहें कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना विस्थापन है, y, तो वो जो y निकल कर आता है वो दोनों वेव का जो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, मान लो पहले वाली का डिस्प्लेसमेंट था 5, दूसरे वाली का था 7, तो जो उस पॉइंट पर टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा y वो होगा 7 + 5 = 12। इट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्लियर? यानी कि वैल्यू बढ़ जाती है साउंड में। जैसे आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स को ऑर्केस्ट्रा में एक एग्जांपल लिया है। इन ऑर्केस्ट्रा जब ऑर्केस्ट्रा सुनते हैं कोई, तो हमें बहुत सारे वी रिसीव अ कॉम्प्लेक्स साउंड, बहुत सारे मतलब कॉम्प्लेक्स साउंड्स मिलते हैं सुनने में, जटिल मतलब अलग अलग से साउंड, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, कई सारी वेव्स हो रहा, कई सारी वेव्स आपस में मिल रही है, तो हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव सुनाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स का लागू हो जाता है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ मेनी साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो होती है बहुत सारी, उनमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टू वेव्स होता है, आपस में मिलती है, उनका डिस्प्लेसमेंट उनके सम के इक्वल हो जाता है, तो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, हमें अजीब अजीब से साउंड सुनाई देते हैं। तो इस तरह का जो है सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आता है। तो देखिए जरा इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए व्हेन टू और मोर वेव्स, यानी जब दो या दो से अधिक तरंगें पास थ्रू द सेम मीडियम, एक ही माध्यम से जाती है, एक ही मीडियम से जाती है, द रिजल्टेंट यानी कुल डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम, इज इक्वल टू द एल्जेब्राइक, एल्जेब्राइक का मतलब डायरेक्ट जोड़ लेना किसी चीज को, एल्जेब्राइक सम ऑफ, इसी में एल्जेब्राइक में एक्चुअली मेरी नॉलेज के हिसाब से वेक्टर भी लिख सकता है बेटा, कहीं कहीं पे, क्योंकि हमें वेक्टर का भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है इसमें, तो इसलिए वेक्टर भी लिख सकता है। एल्जेब्राइक और वेक्टर, वेक्टर सम दोनों हो सकता है, एल्जेब्राइक सम भी हो सकता है, वेक्टर सम भी हो सकता है, ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल वेव। इंडिविजुअल का मतलब होता है बेटा अलग अलग वेव्स, यानी अलग अलग वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके इक्वल होता है। जैसे इन ऑर्केस्ट्रा का एग्जांपल हमने लिया, पर इसको आप थोड़ा मैथमेटिकली देखना चाहें तो मैथमेटिकली देखिए कैसे देख रहे हैं। मैथमेटिकली लेट y1, y2 be the displacement of two waves which propagate in same direction and same medium then टोटल y निकालना अगर हम चाहें, then y इज इक्वल टू होगा y1 प्लस y2। ये x का या t का फंक्शन है, मान लो सपोज y1 में x और t आ रहे, y2 में भी x और t आ रहे, तो y में भी क्या आएंगे, x भी आएगा और t भी आएगा, और ये बराबर होगा y1 xt प्लस y2 xt, यानी कि ये भी xt का फंक्शन है, ये भी xt का फंक्शन है, ये भी किसका फंक्शन होगा, xt का फंक्शन होगा टोटल। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेट करने के लिए मतलब पहले लिखिए तो लिख दिया, इसके बाद इसको प्रूफ भी करना है कि कैसे प्रिंसिपल यहां तक पहुंच पाए y1 प्लस y2 तक। तो इस प्रिंसिपल का प्रूफ देखते हैं। हाँ तो देखिए बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का प्रूफ देखिए।
हमने लेट y1 y2 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू वेव्स एट द सेम पॉइंट x, सेम पॉइंट दोनों सेम पॉइंट पे x पर एंड सेम टाइम t, एकदम उसी टाइम पर t पर, ड्यू टू टू वेव्स डिस्क्राइब बाय, इसलिए क्योंकि आपने पॉइंट भी लिया है टाइम भी लिया है t, तो दो चीज आ गई x और t, इसलिए y1 को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, y1 xt का फंक्शन होगा और y2 भी किसका फंक्शन होगा, xt का। सपोज y, xt बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी मान लिया जाए उस पॉइंट पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, y, xt है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो इन दोनों के टोटल के बराबर आएगी। क्लियर? तो देखिए वी नो दैट, आपने वेव थ्योरी जो पढ़ी थी उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी। वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बेटा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू 1/v स्क्वायर एंड dy बाई dt, कुछ इस तरह का फंक्शन हमने क्या बनाया था, डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, हाँ सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये x के रिस्पेक्ट में था एंड ये वाला जो फंक्शन था हमारा, इसको देख लीजिए एक बार, हाँ ये आपका t के रिस्पेक्ट में था, ये था ना, हाँ क्लियर। हम जानते हैं फॉर्मूला था, क्योंकि वेव थ्योरी में हमने फॉर्मूला निकाला था, स्टार्टिंग सबसे पहले ये फॉर्मूला निकाला था। तो देखिए y1 के लिए लागू करते हैं इसको, दिस इंप्लाई, इसलिए देयरफॉर y1 के लिए अगर हम देखें तो y1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये तो सेम रहेगा, यहां पर भी y1 आ जाएगा, यहां पे भी क्या आ जाएगा y1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इसी फॉर्मूले को y2 के लिए अप्लाई किए, पॉइंट तो सेम है, इसको y2 लिख देंगे एंड डी इसको, क्लियर। इक्वेशन नंबर 2, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो बेटा, जोड़ने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी, तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर y1 x टी प्लस डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर y2 x टी। देखिए बेटा जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1/v स्क्वायर मैंने पहले कॉमन ले लिया, तो डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर y1 x टी प्लस डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर y2 x टी। क्लियर? अगर आपको पता हो डेरिवेटिव जो होता है, डेरिवेटिव एक फंक्शन है या एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर होता है डेरिवेटिव, किस चीज पे अप्लाई करता है ऑपरेटर, डेरिवेटिव इज लीनियर। डेरिवेटिव जो होता है बेटा लीनियर प्रॉपर्टी को शो करता है। लीनियर का मतलब क्या होता है, दैट इज अगर हम दो फंक्शन का डेरिवेटिव करें ऐसे u प्लस b, तो ये दोनों का अलग अलग हो जाता है ना ऐसे, तो जब ऐसे हो जाता है तो इसको ऐसे तो कर सकते हैं dy by dx u प्लस b, डेरिवेटिव लीनियर होता है। बहुत से फंक्शन लीनियर नहीं होते, बहुत से ऑपरेटर जो ये एक्चुअली ऑपरेटर होता है, इंटीग्रेशन पे ऑपरेटर होता है, डिफरेंशियल पे ऑपरेटर होता है, इनटू में ऑपरेटर नहीं होते बेटा। लीनियर होने के लिए क्या होता है, लीनियर होने के लिए एक शर्त होती है, एक तो ये वाली शर्त होती है, एक और शर्त होती है, जब आप अगली क्लास में लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो तब आपको वो चीजें पता चलेगी, लेकिन एक्चुअली लीनियर होता है। तो इसका मतलब ये दोनों का डेरिवेटिव होगा, इसको वापस बाहर तो कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं कर सकते। देखिए डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर y1 xt प्लस y2 xt कर सकते हैं भाई, इसके हिसाब से तो कर सकते हैं ऐसे, वापस अंदर डेरिवेटिव ले लेंगे, सेम ऐसे बाहर कीजिए इस तरह डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर y1 xt प्लस y2 xt, ऐसे कर सकता है बेटा। अब जरा ध्यान दीजिए क्या है, यहां पे भी वही वैल्यू जो यहां पे वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई ये दोनों का टोटल है भाई। इसको कोई नया नाम तो दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं ना इसको, इन दोनों का टोटल कोई एक नई वैल्यू तो बनेगी। तो ये इक्वेशन सेम टू सेम अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आप बताइए सहमत है क्या?
लिख सकते हैं ऐसे? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इक्वेशन इस तरह की, समझ रहे बात नहीं? अगर यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ है वो यहाँ होनी चाहिए, तो हमने इसको मानना, इसको, ये पूरी दोनों का टोटल है, दोनों का टोटल हमने क्या माना है? yxt। तो इन दोनों का टोटल क्या आ गया? yxt, और यहाँ पे भी yxt। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ? yxt कितना है? yxt बराबर है किसके? ये वैल्यू इसके बराबर हुई, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो। yxt बराबर हो गया y1xt एंड y2xt। और यहां पे इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर y1 प्लस y2, hence proved। This is the principle of superposition of two waves। ये दो वेव का हुआ बेटा। अगर तीन वेव का आ जाता तो क्या करता? इसको तीन वेव के लिए लिखते, यहाँ पे तीनों से कॉमन आता, यहाँ पे तीन वैल्यू आ जाती। क्लियर हो रही बात? अगर हम n वेव का लिखे, फॉर n वेव्स, अगर मैं n वेव की बात करूं, n तरंगे हैं n, तो n वेव्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y बराबर y1 प्लस y2 प्लस yn। क्योंकि आपको क्लियर हो गया, आप तो आपको भी भूलोगे कि क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे तीन वेव आएंगे तो तीनों से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी तीन बचेंगे, यहाँ पे भी तीन बचेंगे, वो yxt हो गया। चार आएंगे तो चार बचेंगे, n आएंगे तो n बचेंगे। तो अगर n वेव की बात करें तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस डॉट डॉट yn के इक्वल होगा। तो ये था आज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड टाइम एवरेज ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है लिखने के लिए, और इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। प्रूफ आपको अगर समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं, वो सिंपल अप्रोच से प्रूव करा है। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि मतलब कि वेव मोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टॉपिक, वो है लेसाजुस फिगर। तो लेसाजुस फिगर भी बोलते हैं इनको, वो कल हम डिस्कस करेंगे। लेसाजुस फिगर कैसे बनते हैं, क्या क्या उनकी कंडीशंस है। एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 नंबर में भी आ जाता है। और जैसे लॉन्ग आंसर किसी पे मतलब लॉन्ग जो मैक्सिमम लॉन्ग आंसर आता है 6 का हो 10 का हो, तो उसमें लॉन्ग आंसर में पूछे जाने के चांस पूरे लेसाजुस फिगर के होते हैं। ठीक है, कई वेव्स कई फ्रीक्वेंसीज में बनते हैं, 1:2, 2:1 वगैरह वगैरह। तो कल हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए, बाय बाय।